साथियों, रे ऑफ होप डिस्कशन में आप सबका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी। गुजरात में पैदा हुए और आज़ादी आंदोलन के दौरान अपने गानों में, अपनी कृतियों में आज़ादी आंदोलन की बात, उसका मिजाज, उसका स्पिरिट वो लेते हुए और गुजरात और देश भर के लोगों को जगाते हुए, आज़ादी आंदोलन में जोड़ते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे एक कवि, उसका अभी अगस्त में ही जन्म जयंती गया और उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है चर्चा करने के लिए श्री मीनाक्षी जोशी, जो एक महिला कार्यकर है, और मेघाणी मेमोरियल कमेटी, जो मेघाणी का करीबन पिछले 30 सालों से मेघाणी का दिन मनाना, उनके विचार, उनके जीवन संघर्ष, उनकी कृतियाँ लोगों तक ले जाना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना, ये काम में जो ओतप्रोत है, जिन्होंने अपने, जब वो खुद दूरदर्शन में असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे तो वीर कवि नर्मद और मेघाणी के टेलीफिल्म के लिए स्क्रिप्ट बनाया था। नर्मद का 13 हफ्ते का सीरियल बना था, मेघाणी का सीरियल बन नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने वो स्क्रिप्टिंग किया था। ऐसे एक वक्ता आज हमारे साथ में है, वो हमको मेघाणी के बारे में पूरा विगत से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताऊं कि मेघाणी ऐसे कवि जो भले ही गुजरात में पैदा हुए हो, जिनका पहनावा भले ही गुजरात का फोक ड्रेस हो, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया भर के गाने और उसका ट्रांसलेशन और उसमें से नए गाने उन्होंने बनाए हैं। ऐसा ही आप सब जो गाना जानते हैं वो है इंटरनेशनल सॉन्ग, जो सर्वहारा वर्ग के लोगों का जो गाना है, उठो जागो भूखे बंदे, उस गाने का गुजराती में ट्रांसलेशन मेघाणी ने किया है और वो गाना अभी मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। जागो जगना शुताक, जागो दुर्बल अशक्त, इंसाफी तख्त पर कराल काड़ जागे, दे दो सौ रूढ़ी बंद, आंखों खोलो रे अंध, नवतम दुनिया न स्वर्ण सूर्योदय लागे, नवतम दुनिया न स्वर्ण सूर्योदय लागे। रखते तो आय जालिम होना दड़ भांगे, जागो जुगना गुलाम, देखाए दिव्य धाम, इंसाफी तख्त पर कराल काड़ जागे, देवा का तीन दंड घोर काल जागे। नव जोइए धर्मपाल, स्वर का सन धर कृपाल, पशुना दो वाड़ सम नियंता नव मानव संतान सर्व मोड़ी, गर्वी न गर्व, मुक्ति ने पर्व मेड़ मन्ना मेड़विये, मुक्ति ने पर्व मेड़ मन्ना मेड़विये। लूटण हारानी लूट ले शो आवान झूठ, कूट कूट भेड़ी लोक प्राण केद त्यागे, जागो रे जन समाज वरिने करवा आवाज, इंसाफी तख्त पर कराल काल जागे, देवा पापी न दंड घोर काल जागे। सत्ता नियमों निजाल, धारा केरी चुंगाल, घोड़ा कंगाल काज
गुड इवनिंग यंग फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले रे ऑफ होप स्टूडेंट्स प्लेस के जो साथियों हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे आज राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी के बारे में बताने का मौका दिया गया। भाविक भाई ने जो उनका गाना सुनाया, जो इंटरनेशनल का गुजराती रिक्रिएशन, मैं ट्रांसलेशन नहीं बोलूँगी, रिक्रिएशन, तो वो सुन के ही इतना हम इमोशनल हो जाते हैं कि आगे बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। पहले ये बात बता दूँ कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, इसलिए काफ़ी गलतियाँ हो सकती है मेरी अभिव्यक्ति में, मेरे एक्सप्रेशन में, तो आप उसको दरगुजर करना। प्लीज़ काइंडली बेयर विथ माय पुअर हिंदी। मैं दो हिस्सों में बात को रखने की कोशिश करूँगी। पहली बात है कि राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी का नाम गुजरात स्टेट में गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों में किसी ने ना सुना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। मेघाणी एक ऐसे पोएट है गुजराती भाषा में कि सब जगह, आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, स्टूडेंट्स में जाओ, यूथ में जाओ, सीनियर सिटीजन्स में जाओ, सब लोगों ने मेघाणी का नाम सुना है। ऐसी उनकी जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी एमंग द मासिस, ऐसा और कोई पोएट का नहीं है गुजराती में। तो उनको ठीक से उनकी पॉपुलैरिटी का आकलन करते हुए उमाशंकर भाई जोशी, आप सब जानते हैं, जो शरद सेंटनरी कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके, वो भी गुजराती भाषा के बड़े पोएट हैं। उन्होंने उनको ट्रिब्यूट देते हुए बताया था कि गुजराती भाषा में बहुत लोगों का नाम है, बहुत लोगों की फेम है, पर पॉपुलैरिटी जो है मेघाणी की, वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेघाणी के पास है। उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने ये बात बताया कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ही ये है कि मेघाणी ने लोगों के हृदय में जो बात थी वो बात को बताया, वो बात को गाना में रखा, वो बात को प्रस्तुत किया लोगों के आगे, इसलिए मेघाणी इतने पॉपुलर हुए। तो ये उमाशंकर भाई की ट्रिब्यूट के साथ उनके जो ठीक उनका मूल्यांकन, इवेल्युएशन, आकलन को रखते हुए मैं बात को आगे ले जा रही हूँ। 28 अगस्त 1896 में उनका बर्थ है। वो चोटीला करके जगह है जो राजकोट के जाते हुए रास्ते पे आता है। वो छोटा सा माउंटेन प्लेस है, तो वो चोटीला में उनका जन्म होता है 28 अगस्त 1896। वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो अपने को मेघाणी खुद को आई एम अ माउंटेन चाइल्ड ऐसा इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। गुजराती में बोलते हैं हूँ पहाड़નું बाળક छूँ, तो मतलब बताते हैं कि मैं इतना रिफाइन नहीं हूँ, मेरे लिखने में, बोलने में, पढ़ने में इतना रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आई एम अ चाइल्ड ऑफ माउंटेन। वो बात सही नहीं है, पर वो उनकी इतना ऑनेस्टी और इतना ह्यूमिलिटी है कि वो बात को ऐसे रख रहे हैं। ये मेघाणी के बारे में हम लोग, जो भाविक भाई ने शुरू में बताया, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, हम पढ़ाई करते थे, तो मेघाणी को हम भी जानते थे। पर ये अभी जो हम मेघाणी को उनके बारे में जो बताते हैं, उनका मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन फिर से करते हैं, लोगों में उनकी बात ले जाना चाहते हैं, वो जो मेघाणी का लाइफ का एस्पेक्ट, उनके क्रिएशन, उनके पोएम्स, उनकी राइटिंग्स का, वो बात हम इतना नहीं जानते थे। ये बात कहाँ से हमें मिली, मैं थोड़ा बात वो भी रखना चाहूँगी कि हम जब स्टूडेंट डेज ख़त्म करके, जो भाविक भाई ने बताया, दूरदर्शन में काम करना शुरू किया था, तब हमारे सीनियर लीडर के रूप में अभी जो हमारे साथ है, वो हमारी मुलाकात हुई। वो मुलाकात तो थी ड्राउट रिलीफ के वजह से हुई थी, पर उन्होंने पूछा कि आपके पास भी नजरुल है। तो हमें बहुत सरप्राइज़ हुआ कि हमारे पास तो नजरुल नहीं है। वो बोले नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में नजरुल का जो मेमोरियल किताब निकला था, उसमें गुजराती राइटर जो कलकत्ता में बसे हुए थे, शिव कुमार जोशी, उन्होंने लिखा था कि हमारे पास भी एक नजरुल है, वो मेघाणी है। तो आप वो मेघाणी को ढूंढो, वो आपके नजरुल है। तो हम मेघाणी के बारे में इतना नहीं जानते थे, फिर हमने उनको पढ़ने की, उनको समझने की कोशिश की।
वो हमारे सीनियर लीडर द्वारिकानाथ जी को हम पूरा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ए मेघाणी को ढूंढने की, ए नजरुल जो गुजरात के हैं उनको ढूंढने की, समझने की और सोच के फिर लोगों में वो बात को ले जाने की हमें प्रेरणा दी। ए मेघाणी का जन्म बहुत साल का, मतलब उनका लाइफ स्पान बहुत छोटा है, ओनली 50 ईयर्स। 1896 में पैदा होते हैं, 1947 बिफोर आवर इंडिपेंडेंस उनका देहांत होता है, 9 मार्च 1947 में, तो वो चल बसते हैं। सिर्फ 50 ईयर्स का उनका लाइफ है, पर वो इतना लिखते हैं, इतना घूमते हैं, इतनी बातों का पूरा उनका एक मेन क्वालिटी है। हम तो कवि मतलब सोचते हैं उसमें आई होता है, मैं मेरा दुख, मेरी इच्छा, मेरी फीलिंग्स, ये हम समझते हैं, पर मेघाणी की पोएम में आई है ही नहीं, वो हर जगह पे वी है। वी बात को लेते हुए, लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सब पोइट्रीज में वी है। ऐसे तो उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा, कौन सा हिस्ट्री? वो हिस्ट्री लिखा, गुजरात में लोगों को परिचय करवाया कि पूरे दुनिया में जो लोग संघर्ष कर रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ रहे थे, वो लोगों का हिस्ट्री, वो आयरलैंड का हो, हंगेरी का हो, इजिप्ट का हो, जो भी वहाँ दुनिया भर में संघर्ष चल रहे उनके बारे में हिस्ट्री के रूप में इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा। उन्होंने नॉवेल्स भी लिखा है, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, ड्रामा भी लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्टिक राइटिंग लिखे हैं, बहुत सारे, क्योंकि वो जर्नलिज्म में थे, वो एडिटर थे, वो बात भी मैं आपको बताऊंगी। तो उनके बहुत सारे राइटिंग है, नॉवेल्स है, जर्नलिस्टिक राइटिंग है, बहुत सारा कलेक्शन, मतलब, और उनके जो लेटर राइटिंग उनका था, लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे उसका भी एक कलेक्शन है, वो भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो मेघाणी पैदा होते हैं सौराष्ट्र में, उनका नेटिव प्लेस तो बगसरा है जो भावनगर के साथ ताल्लुकात रखता है। अभी आप अगर पॉलिटिकल मैप देखेंगे गुजरात का तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट, वो भावनगर है कल्चरल कैपिटल ऑफ सौराष्ट्र, मतलब वो सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे तो राजकोट मेन प्लेस माना जाता है सौराष्ट्र का, पर ये भावनगर कल्चरल कैपिटल ऑफ सौराष्ट्र है। और आप समझिए जब मेघाणी पैदा हुए, और वो कनेक्शन गांधी जी के साथ भी है कि वो जो गांधी जी जो कॉलेज में पढ़ाई किए वही कॉलेज में मेघाणी भी पढ़ाई किए, क्योंकि भावनगर में वही एक कॉलेज और बहुत जानी मानी कॉलेज थी, और वहाँ सब स्टूडेंट्स, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ आके पढ़ाई करते थे। तो वो उनका नेटिव जो है वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में था। वो गांव में स्कूल नहीं होने के कारण वो दूसरी जगह पे स्कूलिंग के लिए गए, फिर कॉलेज के लिए वो भावनगर में आए। तो ऐसे उनका जीवन जो शुरू होता है लिखने का, वो भी 1922 में शुरू होता है, पर वो कॉलेज कंप्लीट करते हैं भावनगर में और फिर मास्टर डिग्री में अपना नाम दाखिल करवाते हैं, पर पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं। और वो टाइम है हमारा देश में जो चल रहा है असहकार का आंदोलन, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 का, 2021 का, वो उसमें वो जुड़ जाते हैं। वो उसके लिए जाते हैं पिकेटिंग में, वो अपना लोकल जो साबुन का प्रोडक्ट है वो बेचने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो मूवमेंट में हिस्सा लेने का जो भी ज़रूरी है वो सब करते हैं। और पार्ट टाइम टीचर का नौकरी भी करते हैं अपना अर्निंग को, अपनी फीस देने के लिए। और पूरा जो माहौल है पूरे देश में, वो तो एक नया माहौल है। हमें ये भी याद है कि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हो गया है, देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण एक नई आशा आई है। स्वराज, एजुकेशन कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट, वो जो नारा था उसका उन्होंने भी प्रभाव लिया और वो जुड़ गए। एक ऐसे तो बहुत सारे गुजराती पोइट हैं, ऐसे जो राइटर भी है जो जेल में भी गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेघाणी गए हैं, पर मेघाणी जेल में गए, वो जो लिखते थे और जो करते थे दोनों में उनका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। तो वो नेशनल, राष्ट्रीय शायर, मतलब जिनको दिया गया नाम नेशनल पोइट, वो तो गांधी जी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने गांधी जी जो पॉलिटिकल मूव कर रहे थे उनके बारे में काफ़ी उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है।
पर उन्होंने बहुत सारी दूसरी किताबें भी लिखी है, वो मैंने आपको बताया। पर आज जो हम बात रखेंगे ये सिर्फ युगवंदना, आप किताब देखिए, ये है पोएट्री कलेक्शन उनका, तो नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है, युगवंदना। मतलब जो चेंजिंग एज है, देश में जो चेंजिंग एज आ रहा है उनको मेघानी सराहना करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा उसकी इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, वो बात मैं बताती हूँ आगे। पर वो जहाँ पे मैं चेंज कर लिया वो बात में वो है कि वो आज़ादी के आंदोलन में जुड़े स्टूडेंट डेज में ही, और फिर उनके रिलेटिव मतलब उनके भाई कलकत्ता में काम करते थे, उनके फैमिली को हेल्प के लिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा। और कलकत्ता का वो समय आप सबको पता है, वो अग्नि युग का समय है, वहाँ नजरुल है, वहाँ मुकुंदास है, वहाँ बहुत सारे पोएट, राइटर और बहुत सारे क्रांतिकारियाँ अपने जान की बाजी लगा के भारत को, देश को आज़ादी मिले उसके लिए काम कर रहे हैं, और उससे बहुत प्रभावित होते हैं मेघानी। इतने प्रभावित होते हैं, वो तो बंगाली भाषा जानते नहीं थे, पर उन्होंने धीरे धीरे साइन बोर्ड पढ़ते पढ़ते बंगाली भाषा सीख लिया। वो काफ़ी मीटिंगें भी जाने लगे, वो तो सब जितनी मीटिंग होती थी वहाँ जाते थे, करते थे। वो गए थे हेल्प करने के लिए अपने भाई को, फिर वहाँ ही उन्होंने नौकरी भी लिया। वो नौकरी करते थे, एक एल्यूमिनियम कंपनी थी, उसमें मैनेजर के रूप में। तो वो मैनेजर के रूप में जाते थे, और जो उनके साथ साथी थे मजदूर के रूप में जो काम करते थे, उनके कलीग्स, उनके साथ भी वो बंगाली में बात करते करते बंगाली भाषा को काफ़ी सीख लिए। वहाँ काम करते करते उन्होंने जो देखा बंगाल में, और फिर उनको अपने जो मालिक थे कंपनी के, उनके साथ उनको इंग्लैंड जाने का भी हुआ। वो लंदन भी गए उनके साथ, वहाँ लंदन में जाके उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सब मुलाकात किया, और वहाँ से भी बहुत प्रभावित हुए। वहाँ भी कुछ गुजराती स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो उनको भी मिले। तो उनको लगा कि ये जो दुनिया है, ये नई दुनिया जो, जहाँ पे बात है इक्वालिटी की, जहाँ बात है फ्रीडम की, जहाँ बात है फ्रेटर्निटी की, ये बात मैं मेरी गुजराती भाषा में रखना चाहता हूँ। तो वो इंग्लैंड जाके वापस आते हैं, उनके मालिक उनको ऑफ़र करते हैं कि आप लंदन की ऑफ़िस में मैनेजर हो जाइए, आप तो पढ़े लिखे हैं तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। वो बोले नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। वो इतना देख रहे हैं बंगाल में, कलकत्ता में खास करके पूरा वॉर्टेक्स ऑफ मूवमेंट जो है उससे इतने प्रभावित होते हैं, वो हर रोज़ सोचते हैं ये बात मैं अपनी गुजराती भाषा में कब रख पाऊँगा, लोगों को कब बता पाऊँगा। वो डायलेमा उनका कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर एक दिन अपने दोस्त को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जो अभी टाइम है वो डार्कनेस और लाइट दोनों की संघर्ष जो चल रहा है, स्ट्रगल जो चल रहा है, उसमें उसका समय है। और ऐसा समय है कि गोधुली मतलब गाय अपने घर पे वापस जा रही है, ये समय है। और ये जो है ये अंधकार और प्रकाश का जो संघर्ष है, उसमें उसके टाइम पे मुझे लगता है मुझे वापस घर आना है। उसका ये वो लेटर बहुत फेमस हो गया, और वो लिखते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, ऐसा आ रहा हूँ धराई ने आवी रहो छूँ, और लास्ट में सिग्नेचर करते हैं लिखितंग हूँ आऊँ छूँ, मतलब आई एम कमिंग बैक। तो वो लेटर बहुत फेमस, और उनका जो लेटर राइटिंग उन्होंने किया था उसका कलेक्शन का टाइटल भी है लिखितंग हूँ आऊँ छूँ। मतलब ऐसा लेटर कभी कोई किसी ने लिखा हो गुजराती भाषा में तो ये पहला लेटर है जो ऐसा एक्सप्रेशन वाला है। और वो कलकत्ता से वापस आते, वो टाइम उनकी बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, पर उन्होंने वो छोड़ देना पसंद किया और वो वापस आए। तब मन में चल रहा है संघर्ष, क्या करूं क्या ना करूं। सोचते हैं मैं खादी का ये करूं, फिर सोचते हैं कि मैं खेती करूं, मतलब एग्रीकल्चर में जाऊं, बहुत सारे सोच रखते हैं। पूरा अपना एरिया में घूमते रहते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के पेन से वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और वो टाइम का जो सौराष्ट्र है वहाँ मोर देन 300 नेटिव स्टेट है, मतलब छोटे छोटे करके भी बहुत सारे नेटिव स्टेट है। और वो जो नेटिव रूलर है वो लोगों को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उससे मेघानी बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ही उसको लेके बस लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं।
वही टाइम पे उन्होंने पहला एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था चौरानो पोकार, मतलब गांव में जो मेन सेंटर होता है वो उसके वहाँ से गांव बोल रहा है, ऐसा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। और फिर गांव में जो वैल्यूज़ बची हुई है उसको लेते हुए उन्होंने लिखा मोतीनी ढगलियो। अभी वही टाइम ऐसा है कि सौराष्ट्र में नया सौराष्ट्र अखबार निकल रहा है। आज के भाषा में अखबार बोलना मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल से वो सौराष्ट्र अखबार निकालने की अमृतलाल शेठ जो लिम्बड़ी में, मतलब वो भी चोटीला के पास राजकोट से पहले, वहाँ पे ही इज़ अ जज और वो बॉम्बे क्रॉनिकल में पेन नेम से लिखते हैं। फिर इतना सफोकेशन फील करते हैं कि जज का नौकरी छोड़ देते हैं और सौराष्ट्र अखबार निकालते हैं। अभी ये 2 आर्टिकल जो मेघाणी ने लिखे वो उन्होंने अमृतलाल शेठ को भेजा और अमृतलाल शेठ को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया राइटर है, इनको तो बुला लो। तो ऐसे ही मेघाणी जो डायलेमा में है, क्या करूं क्या ना करूं, उसके अंदर वो उनका जो लिखने का दो ये था, वहाँ पे अमृतलाल शेठ जो एडिटर है सौराष्ट्र के, तो वो बुला लेते हैं। तो ऐसे ही एक्सीडेंटली मेघाणी जुड़ जाते हैं एज अ जर्नलिस्ट। तो ये जो उनकी जर्नी शुरू होती है 1922 में, उसको लेके वो जर्नी ऐसे लिखना उनका 45 में बंद होता है। वो फिर अपना इंडिपेंडेंट राइटिंग शुरू करते हैं, पर इतने कम साल में उन्होंने इतना सारा लिखा, इतना सारे वक्तव्य दिए, इतने सारे फोक लिटरेचर का रिसर्च किया और पूरे सौराष्ट्र के फोक लिटरेचर का डॉक्यूमेंटेशन करने का भी काम अकेले अपने हाथ पे किया। वो सौराष्ट्र अखबार में पूरा 6 दिन काम करते थे, फिर निकल जाते थे साइकिल लेके गाँव में, और जो महिलाएं, जो किसान हैं, जो लोग अपनी बात है और अपने पास जो लिटरेरी एक्सप्रेशंस है, पुराना फॉर्म था पर अब प्रेजेंट जो उनकी कंडीशन थी उसको सुनते थे, वो पुराने फॉर्म को समझते थे, वो लिख देते थे, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते थे, और फिर वो नए विचार, जो नया पेन था, नए अभी जो चल रहा था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे, आम जनता का जो दुख था, उन्होंने वो पुराने फॉर्म, जो पुराने वर्स थे, जो जिसको गुजराती में छंद बोलते हैं, इंग्लिश में शायद उसको वर्स बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये बात को रखा। तो ये जो भाविक भाई ने गीत गाया, तो आप सोच नहीं सकते कि गुजराती भाषा में इंटरनेशनल गाना और इंटरनेशनल से भी पावरफुल लगे, ऐसा उन्होंने लिखा। और इसमें इतना बढ़िया है, वो बताते हैं खुद मेघाणी कि ये मेरा सबसे पहला डिप्राइव्ड सफरर्स लूजर्स लोगों का एक मेरा पहला सॉन्ग है। ये 1929 में उन्होंने लिखा, और ये सौराष्ट्र जो अखबार निकलता था उसमें ही वो पोएट्री लिखते थे। वो उसके फ्रंट पेज पे आएगा, एडिट पेज पे आएगा। तो मेघाणी का जितना सारा पोएट्री और राइटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्टिक राइटिंग के रूप में आया। फिर उन्होंने पोएट्री कलेक्शन के रूप में पब्लिश किया। ये पोइट्री कलेक्शन के रूप में ये युगवंदना जो आपको दिखाया वो तो बाद में आया, पर उन्होंने इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया कहा है कि ये नाम क्यों दिया मैंने, युगवंदना, चेंजिंग एज ऑफ द कंट्री और एंड द वर्ल्ड। ये तो हमें पता है 1920 के बाद, मैंने आपको पहले ही बताया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में हो गया, तो उसके कारण दुनिया भर में एक नई आशा, एक नया उमंग और नई तरह का सिस्टम ऑफ रूलिंग लोगों ने देखा। मेघाणी भी वो देख रहे थे, तो इसलिए चेंजिंग एज ऑफ वर्ल्ड उसको उन्होंने सराहना चाहा, उसको उन्होंने अप्रिशिएट करना चाहा। और वो अप्रिसिएशन मैं किस में करूँगा, उन्होंने लिखा कि मैं तो लोकवाणी, मतलब मेरा होगा पीपल्स वॉइस, मैं कोई बहुत रिफाइन लिख नहीं सकता हूँ, तो मेरा ये होगा पीपल्स वॉइस में होगा। लैंग्वेज भी पीपल्स लैंग्वेज होगी, और उसका जो म्यूज़िक भी होगा वो एक ही म्यूज़िक होगा, मतलब बहुत मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का नहीं। जो लोग आम जनता और आम गायक जो गाते हैं सिंगर, उनका जो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ही तार वाला, तो एक सुर में मैं गाऊंगा। मतलब उन्होंने बताया कि ये चेंजिंग एज ऑफ द वर्ल्ड उसको मैं सराहना चाहता हूँ, पीपल्स वॉइस के रूप में उसको ये करूँगा, पीपल्स लैंग्वेज होगा,
और म्यूज़िक भी पीपल्स का होगा। तो ये उनका एकदम मेन बात है मेघानी को समझने के लिए। बहुत सारा उन्होंने लिखा, वो बात अगर हम भूल भी जाए तो एक युगवन्ना को हम याद रखेंगे तो मेघानी को इसके आधार पे ही गुजरात में पॉपुलैरिटी भी मिली है और यही गाने बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। तो जो कुछ उन्होंने काफ़ी बायोग्राफिकल भी बात लिखी है, उन्होंने एनी बेसेंट का भी जीवन चरित्र लिखा है, बहुत सारे लोगों के, दयानंद सरस्वती से लेके वीर नर लाला जी को लेके, मतलब बहुत सारा, वहाँ तक कि जगदीश चंद्र बोस हमारे बड़े साइंटिस्ट, वो कहीं पे कुछ बोले थे, कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसको आधार करके भी उन्होंने पोइट्री लिखा है। और बहुत सारे सब्जेक्ट उन्होंने अपनी पोइट्री में लिया है, पर जो मेन है उनकी पोइट्री जो पॉपुलर हुई और जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेघानी को समझने के लिए, उसमें एक तो भाविक भाई ने बता दिया कि इंटरनेशनल का गाना है। दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट कि वीडियो वालों, ये जो गाना है वीडियो वालों मतलब जो चिरूट नहीं, जो लोकली लोग स्मोकिंग करते हैं उसको शायद बीड़ी ही बोलते हैं, तो वो जो बनाते हैं टिमरू पान से, जो महिला है उसको तैयार करती है, उसका गाना उन्होंने लिखा है 1931 में। और वो गाना उन्होंने किसके आधार पे लिखा, उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात है मेघानी का, हर गाने के नीचे वो अपना डिटेल देते हैं, किससे सुना था, कहाँ से मुझे उसको लिए कुछ सीड मिला था, उसका कोई बीज मिला था, या कोई सेंटेंस मैंने सुना था, या कोई पोइट्री मैंने पढ़ा था, या कहीं से मुझे कोई पोइट्री दिया गया, तो वो सब डिटेल लिखते हैं। उनके जितना ऑनेस्ट पोइट शायद गुजराती में नहीं है, बहुत डिटेलिंग करते हैं। वो इंट्रोडक्शन में भी बहुत डिटेल बात बताते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेघानी को समझने के लिए कि इन्होंने ये वीडियो वाला जो लिखा पोइट्री 1931 में, उसमें उन्होंने लिखा कि टॉमस हुड का जो द सॉन्ग ऑफ द शर्ट है उसको मैंने सुना था, इसके आधार से मैंने लिखा है, पर उसमें कोई मेल नहीं है, उसमें कोई मेल नहीं है, एक इंडिपेंडेंट राइटिंग ही है, ये इंडिपेंडेंट पोएम है, पर उन्होंने लिखा है कि ये टॉमस हुड का जो द सॉन्ग ऑफ द शर्ट था उससे मुझे प्रेरणा मिली थी ऐसा पोइट्री लिखने का। तो वीडियो वालों जैसी जो थीम है, ऐसी गुजराती भाषा में पहले कभी ऐसे सब्जेक्ट पे पोइट्री नहीं लिखी गई। फिर उन्होंने लिखा कोदाड़ी वालों। कोदाड़ी वालों मतलब जिसके पास वो डिगर है, डिगिंग करने का, वो इंस्ट्रूमेंट जो चलाते हैं, मतलब सब मजदूर लोग जो काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो लेबर करते हैं, वो उनके पोइट्री में सब्जेक्ट रहे। तो ये कोदाड़ी वालों के बारे में भी 1931 का है। फिर वो लिखते हैं कि ये मुझे कहाँ से मिला ये लिखने की इच्छा, तो लिखते हैं कि क्राई फॉर जस्टिस। क्राई फॉर जस्टिस अमेरिका में 1915 में 1915 में एप्टन सिंकलर ने इसको एडिट किया था, जैक लंडन ने शायद उसका इंट्रोडक्शन लिखा था। तो एक क्राई फॉर जस्टिस एक ऐसा पब्लिकेशन था अमेरिका में 1915 में, जिसमें 5000 साल के आम जनता, मजदूर, किसान, महिलाएं, जो ब्लैक लोग हैं, सबके दुख की कविता, स्टोरी, वो सब उसमें है। तो एक क्राई फॉर जस्टिस पब्लिकेशन हुआ था। आज तो हमें शायद ये ढूंढना जानना मुश्किल है, पर अगर मौका मिले तो आप ज़रूर उसको ये करना। ये एप्टन सिंकलर ने उसको एडिट किया था। तो उसमें एक पोएट्री थी, ए मैन विथ होप। उसके आधार पे इन्होंने एक कोदाड़ी वाला, मतलब जो डीगर है, जो ये करता है, उसके बारे में पोएट्री लिखी। बहुत ही गुजराती भाषा में ऐसा भी कोई सब्जेक्ट वाली, थीम वाली पोइट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ मेघानी को छोड़ के। फिर उनकी और पोइट्री है, वो अपने जीवन काल में काफ़ी समय बम्बई भी रहे, सौराष्ट्र छोड़ के फिर बम्बई भी गए। उसके बारे में मौका मिलेगा तो मैं रखूँगी बात को। पर दूध वालों जो मिल्क लेके आता है, मिल्कमैन हमारे घर पे आते हैं काफ़ी शहरों में, वो बम्बई में गए, बम्बई में रहते रहते जो देखा, सुबह में खिटखिटाता है मिल्कमैन। हम काफ़ी आधी नींद में होते, बहुत जल्दी आते, बहुत जल्दी सुबह में वो लोग आते दूध डिलीवर करने के लिए, होम डिलीवरी। तो वो होम डिलीवरी करने वाले मिल्कमैन हम नींद में ही ले लेते हैं दूध।
वो नहीं देखते, वो उनका साइन है बेल बजाना, तो घंटी बजती है तो लोग खोलते हैं अपने घर का दरवाज़ा और लेके सो जाते हैं। वो एकदम पेनफुल इसमें एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन है कि ये कैसा अर्बन लाइफ है कि दूध वाला जो आता था वो बदल गया है, उसका डेथ हो गया है, वो दूसरा कोई आ रहा है, पर जो ले रहे उनको पता भी नहीं है कि ये दूध वाला कहाँ गया, जो आता था वो दूसरा क्यों आ रहा है और दूसरा आ रहा है वो भी नहीं पता है। मतलब ये अर्बन लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उन्होंने एकदम ऐसे सिंपल, ऐसे मिल्कमैन नाम दे के मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं मेघानी के बारे में गुजरात में एक ऐसे भी इम्प्रेशन है कि वो सब सिर्फ गांव के ये थे, वो पुराने कल्चर को मानने वाले, पुराने कल्चर को बढ़ावा देने वाले राइटर थे, पर उन्होंने अर्बन लाइफ के भी काफ़ी चीज़ अपने पोइट्री में लिखा है और अपने जर्नलिस्टिक राइटिंग में भी उन्होंने लिखा है कि लिटरेचर कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था बम्बई का, अपने लाइफ को जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपीरियंस हुआ था कि पानी कैसे धीरे धीरे आता है अर्बन सेंटर में। मतलब बम्बई में बहुत धीरे धीरे पानी नल में आता होगा। पानी की क्राइसिस तो हम जानते ही है कि पूरे देश में है, वो टाइम पे भी थी, उसको अभी आज तक भी नहीं इम्प्रूव कर पाए, तो बहुत धीरे धीरे पानी आता है। तो उन्होंने बोला लिटरेचर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे घर में धीरे धीरे पानी आता है, लिटरेचर ऐसा होना चाहिए पूरा समंदर जैसा, इतना विशाल होना चाहिए, पूरे मनुष्य जीवन को उसमें अपने गोद में, अपनी बात में ले ले ऐसा, और अपने पूरे मनुष्य जीवन को इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रभावित कर पाए, ऐसा लिटरेचर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जर्नलिस्टिक राइटिंग में लिटरेचर कैसा होना चाहिए उसका भी डिस्कशन किया है। वो टाइम प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और वो सब मूवमेंट चल रही थी, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। उन्होंने मैक्सिम गोर्की के बारे में, बहुत सारे फॉरेन राइटर्स जो है उनके बारे में भी गुजराती भाषा में जर्नलिस्टिक राइटिंग के रूप में लिखा है और बहुत डिटेल। और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जो उनका टोन था वो टाइम, उनका जो उसमें एक लिमिटेशन था, वो भी उन्होंने एकदम क्लियरली बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही उसको एनलार्ज करना चाहिए, वो बारे में भी उन्होंने लिखा। तो ये जो कविता मैंने 3 बताई, फिर आगे जाके एक कविता आती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, वो एंटी वॉर पोइट्री है। गणरे बोले ने एरण सांभळे हो जी। जो ब्लैक स्मिथ काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कैसे करते हैं, ये ऊपर से ये होता है और नीचे उसको जेलते हैं। तो उन्होंने एंटी वॉर का एक बहुत बढ़िया पोइट्री है गुजराती भाषा में, और इन्होंने इतना पेन से लिखा है कि वॉर किसके लिए होते हैं। ये एक हमारा जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वही मेघानी ने अपनी पोइट्री में 1932 में लिखा है कि कुछ लोगों का, चंद लोगों का फेम के लिए, कुछ चंद लोगों की जो सत्ता का भूख है उसके लिए हो रहा है। और उसके लिए क्या हो रहा है, आम जनता का दूध चला जा रहा है, आम जनता का खाना उसमें ख़त्म हो रहा है, आम जनता का नींद चैन उसमें स्वाहा हो रहा है, मतलब उसमें जल रहा है। तो ऐसी एंटी वॉर पोइट्री बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये बहुत फेमस है, गणरे बोले ने एरण सांभळे हो जी। वो उन्होंने भजन जो है उसके वर्स में लिखा है, और मेघानी अपनी पोइट्री कौन से वर्स में गाया जाएगा, उसको कैसे पेश किया जाएगा पब्लिकली, उसके बारे में भी वो बहुत पर्टिकुलर है। वो सब डिस्क्राइब किया है कि ये पोइट्री इसमें आप लोगों को गाना है, ये पोइट्री ये वर्स में गाना है, इसके सिवा मत गाना। वो बहुत उसके लेके आग्रही थे। तो ये जो आपने इंटरनेशनल की बात सुनी, और ये जो डिप्राइव्ड लूजर्स, सफ़रर्स, उनके गाने की बात मैंने आपको पोइट्री की बताई। फिर उनका जो कनेक्शन होता है नेशनली, दूसरा ये कि हमें सबको पता है राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत ही फेमस शायर, मतलब शायरी है कि हम भी घर रह सकते हैं दोस्तों। उसको लेके उन्होंने एक बहुत बढ़िया गुजराती में एक ही स्टांजा का आधार लेते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया पोइट्री लिखा है, उसको नाम है विदाई।
उसको शुरू करते हैं कि भाई काफ़ी लोग, हाँ, अभी भी हम जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़म करते हैं, वो अगर रेवोल्यूशनरी थॉट रखते हैं तो लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप लोगों को कुछ काम नहीं होगा इसलिए निकल पड़े हैं, आप लोगों को कुछ घर में है नहीं करना, आपका कोई होगा नहीं इसलिए आप निकल पड़े हैं। तो वो टाइम पे भी ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये बातें चलती थी। जो आज़ादी संग्राम में हिस्सा लेते थे उनको भी ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने उनका आंसर देते हुए उर्दू में लिखा था। तो मेघानी ने गुजराती में भी ये बात लिखी कि भाई हमारे पास भी घर थे, हमारे बहुत अच्छे घर थे, हमारे बहुत वार्म मतलब लविंग फादर मदर थे, हमारी बहुत अच्छी छोटी सी बहन थी जो हमें परेशान करती थी, हमारे घर में भी बहुत सब कुछ था, मतलब हम लोग कोई जरा भी डिप्राइव नहीं थे, हमारे भी बहुत ही बिलवड कोई था, उसको सबको छोड़ के हम ये जंग में आए हैं। तो ये जो उनके बारे में बातें की जाती थी, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो लोग आते थे उनका जो क्रिटिसिज्म था उसको उन्होंने आंसर किया ये पोइट्री से कि हम लोगों ने जो हम आए हैं अभी स्ट्रगल के लिए, अभी जो हम जंग में आए हैं तो हम पूरा फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा भी नहीं कि हम कुछ समझते नहीं हैं, हम सिर्फ सेंटिमेंटल होके आए, नहीं, हम इमोशनल होके हम पूरा समझ है हमारी कि हमें क्या करना है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आए हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ कुछ करने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए जंग में आए। हमारे पास सब कुछ था, उसको छोड़ते हुए वो सब हमारे इमोशनल बॉन्ड्स और उसका कांटेक्ट एसोसिएशन छोड़ने के लिए हमें बहुत तकलीफ भी हुई है। उसके लिए हमारा शरीर लोई से भीग गया है, फिर भी हमने वो बात को छोड़ा है क्योंकि ये हमारे आज़ादी की बात है, इंडिपेंडेंस की बात है। और मेघानी जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ नेशनल इंडिपेंडेंस में लिमिटेड खुद को नहीं रखते हैं, वो पूरा इंटरनेशनलिज्म जो है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, उसके साथ खुद को जोड़ते हैं, खुद की पोइट्री को भी जोड़ते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेघानी का ये है कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पूरे दुनिया में ढूंढते हैं। वो जो फील करते हैं उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है, दुनिया में और लोग क्या सोच रहे हैं और संघर्ष क्या चल रहे हैं, उसको लेते हुए गुजराती भाषा में ये सब का वो एक्सप्रेशन करते हैं। फिर उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोइट्री है, वो है भगत सिंह को ट्रिब्यूट। ऐसे तो मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि राष्ट्रीय शायर का उनको जो दिया गया नाम, उनको मतलब रिकॉग्नाइज करते हुए उनको पूरा देश में राष्ट्रीय शायर के रूप में गांधी जी ने ये किया। पर हमें सबको पता है कि गांधी जी और भगत सिंह दोनों का रास्ता अलग था, दोनों आज़ादी चाहते थे पर दोनों के रास्ते अलग थे। और भगत सिंह का काफ़ी क्रिटिसिज्म जो गांधी जी को अप्रिशिएट करने वाले, गांधी जी को ये करने वाले, सराहना करने वाले या उनके मूवमेंट से ताल्लुकात रखने वाले काफ़ी लोग भगत सिंह का क्रिटिसिज्म करते थे, भगत सिंह और उनके साथियों का। जब भगत सिंह और मेघानी को तो गांधी जी ने ही, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते थे तब उन्होंने एक बढ़िया पोएट्री लिख के भेजा था, छेल्लो कटोरो उसको बोलते हैं, लास्ट सिप या लास्ट बाउल ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो उन्होंने ऐसा ट्रिब्यूट दिया था गांधी जी को कि आप इतना ये करके जा रहे हैं अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उनको लास्ट मिनट गांधी जी के हाथ में दिया गया था। वो बाय सी रूट जा रहे थे वो टाइम, तो वहाँ पहुँचाया था। तो गांधी जी पढ़ के बहुत ही इमोशनल हो गए थे और उन्होंने बोला कि ये पोएट जो है वो मेरे दिल की बात को ठीक से समझा है, इसलिए मैं उनको राष्ट्रीय शायर के रूप में पहचानूंगा। तो गांधी जी का सराहना, गांधी जी के पॉलिटिकल मूव को पोएट्री में एक्सप्रेस करने वाले मेघानी भगत सिंह को जब और उनके साथियों को जब फांसी दी जाती है, जब उनका हैंगिंग होता है, वो भी हमें याद है कि उनका जो फिक्स डेट हुआ था उसके अगले दिन हो गया।
और उनके डेड बॉडीज़ को नहीं दिया गया रिलेटिव्स को, और उनका डेड बॉडीज़ का कुछ भी प्रूफ ना मिले ताकि पूरे देश में दंगा हो जाएगा, पूरे देश में एक रेवोल्यूशन का लहर चलेगा। वो इंग्लिश जो इम्पीरियलिस्ट पावर का डर था उसके कारण उनको ऐसे ही जला दिया गया केरोसिन डाल के। वो सब बातें मेघानी सुन रहे थे, तो मेघानी ने भगत सिंह को और उनके साथियों को अप्रिशिएट करते हुए एक कविता लिखा। और बहुत फेमस पोएट्री है फूलमार, मतलब गार्लैंड। तो फांसी है जो आपकी, वो फांसी नहीं है, वो तो गार्लैंड है। आपने हंसते हंसते उसको पहना। और भगत सिंह और उनके साथियों का जो क्रिटिसिज्म था कि आप लोग तो मतलब ब्लड में मानते हो, ब्लड थ्रस्टी हो, आप रेवोल्यूशनरी लोग तो हथियार उठाते हो और ब्लड थ्रस्टी हो, ये सब जो क्रिटिसिज्म था उसको आंसर करते हुए मेघानी ने ये पोइट्री में लिखा कि तू जो भगत सिंह, तू कितना यंग, तू तो अभी माँ का दूध अभी पिया हुआ है, इतना यंग है, अभी तुम्हारे जो होठ है उसमें माँ का दूध का तो स्मेल आ रहा है, इतना तो यंग है। और तुम्हारा तू नौ तो लोई नो तरसो के नौ तो तारे कोई देखी के कोई दाव। मतलब तू, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप लोग ब्लड थर्स्टी, आप लोग रिवेंजफुल माइंड वाले, आप लोग बदमाश, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सब तो कितने यंग नौजवान, और आपके कितने सपने थे, और आप ऐसे पहले आए कि आपने फांसी को गार्लैंड के रूप में ले लिया। ये तो शादी हो रही है जैसी आपकी, और आप गार्लैंड पहनते हो ऐसे ही। मतलब आप तो, आपको इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपने बहुत हंसी खुशी फांसी के मंच पे चढ़ गए और पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया, इसलिए आपका हम पूरी बुरी प्रशंसा करते हैं। अभी इतना वक्त नहीं है इसलिए मैं डिटेल में उसका रिसाइटेशन नहीं कर पाऊंगी, पर मौका मिले एक बात है जो भाविक भाई ने बोला कि इंग्लिश मेघानी के स्क्रिप्ट का, वो मुझे ना हिंदी इतना अच्छा आता है ना इंग्लिश आता है, और मेघानी की लैंग्वेज जो गुजराती में जो है उसको कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना, ताकि उनके सन विनोद भाई ने कुछ चीज़ों का ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में, फिर भी जो ओरिजिनल में पावरफुल मतलब एक्सप्रेशन है वो संभव नहीं है। वो हर कोई लैंग्वेज के लिए सही है, पर ये जो पढ़ना आप कभी मौका मिले तो मेघानी की ये पोइट्री भी आप ज़रूर पढ़ना कि भगत सिंह को उन्होंने कैसे अप्रिशिएट किया। और ये बात से पूरे गुजरात में काफ़ी लोगों को अजीब लगा कि गांधी जी को सराहना करने वाले मेघानी ये कैसे ऐसा भगत सिंह के बारे में लिख सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने इंट्रोडक्शन जो है ये युग वंदना का, उसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के बारे में मैंने लिखा हुआ है, उनके बारे में पोइट्री लिखा है। तो फिर सब समझते हैं कि आई एम द फॉलोअर ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट्स। वो बोलते हैं नहीं, आई एम नॉट द फॉलोअर ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट्स, आई डोंट हैव एनी रिलेशन विथ हिज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। और वो बोलते हैं कि उनका जो स्पिरिचुअलिज्म है उससे भी मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, मेरा कोई तुलसीदास जी जैसे राम को फॉलो करते या राम के भक्त है ऐसा भी नहीं, और हमारे सौराष्ट्र में जो संत हुए वो जैसे भगवान को करते हैं ऐसा भी नहीं। गांधी जी का मैं पॉलिटिकल फॉलोअर, थॉट्स का फॉलोअर नहीं हूँ। वो उन्होंने इंट्रोडक्शन में एकदम क्लियरली लिखा। उन्होंने लिखा कि हाँ, उनको वो जो पॉलिटिकल मूव करते हैं, मुझे जो वो ठीक लगता है, मैं सोचता हूँ कि उनको कैसी फीलिंग होती होगी, वो मैं जितना समझ पाता हूँ और जितनी मेरी लैंग्वेज के पास कैपेसिटी है वो मैं सिर्फ एक्सप्रेस करता हूँ वेरी ऑनेस्टली। उसमें मैं कुछ ये नहीं रखता हूँ, उस विथ इंटेंसिटी एंड ऑनेस्टी आई एम एक्सप्रेसिंग थिंकिंग कि गांधी जी को कैसा लगता होगा ये सिचुएशन में, बस इतना ही है मेरा। तो ये बड़ा आंसर है मेघानी का सबको कि जो सोचते थे कि गांधी जी के मतलब अनुयायी के रूप में मेघानी को जो सोचते थे उनको उन्होंने आंसर दिया। फिर एक बहुत ही बढ़िया पोएट्री है ओतरा दवायरा, मतलब जो आफ्टर विंटर जो नया शुरू होता है सीज़न, और वो है हम जानते पतझड़ का ऋतु है, तो सब नया लाइफ के लिए पतझड़ आती है
क्योंकि बाद में वसंत आने वाली है, तो पतझड़ में सब गिर जाता है, सब बिखर जाता है। तो उन्होंने एक किया, इनवाइट किया है कि पतझड़ आओ, आप आइए, नॉर्दर्न विंड्स टू चेंज। जो पुराना हो गया, जो पूरा वो उसका बहुत ही बैड स्मेल आ रहा है पूरे सोसाइटी में, पूरा सोसाइटी में एकदम स्पॉइल हो गया है, सोसाइटी में पूरा ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ इसमें हेल्दी साइन नहीं रहा है। तो आप आइए in northern winds and to change the society for new life, for new society। तो इन्होंने बात को, ये पोइट्री भी बहुत पढ़ने जैसी है। अगर कोई सुनाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाविक भाई ऐसे तो बहुत अच्छा गाते हैं, पर अभी मैं उनको इसके लिए इनवाइट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। पर ये पोइट्री भी आप कभी जानना। तो ये पोइट्री की बात मैंने आप लोगों को कहा। फिर उन्होंने लिखा है वी किसके बारे में? अमे, गुजराती में है उनकी वो पोइट्री का टाइटल अमे, वी। तो वो वी अमे मतलब वो धर्मगुरु जो है सोसाइटी में, वो खुद बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने लिखा है कि हम कैसे हैं धर्मगुरु। हम तो मनुष्य को नचाते हैं पंखी की तरह, हम तो आप मनुष्य को एक चाबी वाला पुतला समझते हैं, और हम जो कहेंगे आपको स्वर्ग जाने का चिट्ठी देते हैं। तो ये जो उन्होंने पूरा सटायर किया है हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तो डर है कि अभी अगर मेघाणी होते और लिखते तो क्या होता, कंटेम्प्ट ऑफ द, मतलब क्या पता सेडिशन चार्ज होता है, पता नहीं है, या किसी का फीलिंग्स हर्ट हुआ है उसको लेके लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते, क्या करते, आई डू नॉट नो। पर उन्होंने वो रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स को बहुत ही सटायर करके बताया कि हम कैसे हैं। हम तो नचाते आपको समझना है कि हम कैसे हैं। लास्ट स्टांजा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कब तक रहेंगे, हमारा शासन कब तक रहेगा। दो ही लोगों से हमारा शासन है, एक है जो इलिटरेट लोग हैं, जो ज्ञान को नकारते हैं, जो अज्ञानी है, लिटरेट होके भी अज्ञानी हो सकते हैं, और दूसरी है महिलाएं जो अपने अंधविश्वास को, अपने पुराने रीति रिवाज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जब तक ये दो रहेंगे तब तक हमारा शासन रहेगा। बताइए कितना बढ़िया एक्सप्रेशन है। मैं ओरिजिनल गुजराती में पढ़ने रहूँगी तो लंबा बात हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बहुत ही संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें जो है वी, ये भी आप कभी सुनना, मौका मिलने से पढ़ना भी। फिर उनका एक और बढ़िया पोएट्री है विराट दर्शन। ये उन्होंने 1932 में एप्टन सिंकलर ने जो लिखा था, सैमुअल द सेकर, उससे उन्होंने एक पोएट्री को लिखा है उसके आधार पे। आपको सुन के लगेगा कि ये तो सब मेघाणी किसी के आधार पे ही लिखते हैं, क्या है फिर उनका नया। पर आप ओरिजिनल अगर पोएट्री जिसके आधार पे लिखा है वो पढ़ेंगे और मेघाणी का रिक्रिएशन इंडिपेंडेंट पोएट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ओरिजिनल जो पोएट्री या उसका जो आधार है जिसके बेस पे उन्होंने किया है, तो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, वो पढ़ने से ही पता चलेगा। तो ये विराट दर्शन, उसमें उन्होंने एक दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखी है कि हम जो लोग हैं देश के, ये दुनिया के आम जनता जो लोग हैं, जो अब रूलर है, आप लोगों पे कितना हमने विश्वास रखा था, आप लोगों में कितना हमने किया था, हमने सोचा था कि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें रक्षा देंगे, ये सब है। पर आपने तो हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ क्या क्या किया। आपके मंदिरों में हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों और हमारी लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो ये जो पेनफुल एक्सप्रेशन है वो बहुत लंबी पोइट्री है, अभी मौका नहीं है इसलिए मैं नहीं उसको ओरिजिनल रिसाइट करूँगी, पर वो बहुत पेनफुली उन्होंने ये बात को ये पोइट्री में रखा है। फिर एक पोइट्री मैं आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ वो थोड़ा बीच में रह गया है मेरा। उन्होंने खुद पोइट है, वो खुद कवि है। फिर भी कवि लोग क्या कर रहे हैं अभी जो क्राइसिस का पीरियड है देश और दुनिया में, जो चेंजिंग टाइम है, चेंजिंग एज है, वो टाइम पे कवि लोग क्या कर रहे हैं।
तो उन्होंने उसका टाइटल दिया है कवि तने केम गमे। तो मतलब पोएट, हाउ डू लाइक दिस, अभी इतना मुश्किल का समय है, लोग इतनी तकलीफ़ में हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, तो आप ऐसी कविता जो है आप कृष्ण की बंसरी की वो बहुत अच्छी शाम हुई है, आकाश में बहुत अच्छे कलर दिख रहे, ऐसी पोइट्री आप कैसे लिख सकते हैं। उसकी शुरुआत की एक पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। धरती ने पटे पटे पगले पगले, मुट्ठी धान विना नाना बाळ मरे, प्रभुहीन आकाशेથી आग जरे, ત્યારે हाय रे हाय कवि तने कृष्णनी बंसरीना गीत शेणे गमे। मतलब बच्चे खाए बिना मर रहे, ये पूरे धरती पे, नॉट ओनली इन अवर कंट्री, पूरी दुनिया में छोटे बच्चे, और बात छोड़ दो, उनको खाना नहीं मिल रहा है। और जो ऊपर आकाश में आप प्रभु है ऐसा बोल रहे हो, वहाँ कोई प्रभु नहीं है, वहाँ से ऐसी आग निकल रही है कि हम क्या करें, जिंदा रहना मुश्किल है। ऐसे समय पे हे पोएट, हाउ डू डेयर टू राइट अबाउट कृष्ण और उनकी बंसरी जो है, फ्लूट है, उसके बारे में आप कैसे लिख सकते हो, आप कैसे पोएट हो। तो ये पोएट्री भी उन्होंने बिहाइंड द मास्क, हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की पोएट्री थी इंग्लिश में, उसके आधार पे लिखा है। ऐसा नहीं कि उनको उसका कोई बेस नहीं था, उसका बेस बिहाइंड द मास्क पोएट्री हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की इंग्लिश में थी, उसके आधार पे उन्होंने एक कविता लिखी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट कविता है भगत सिंह जैसे ही उनके जो साथीदार थे वीर जतींद्र दास जी, जो हम बोलते, जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, हमें सबको पता है वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे। 72 डेज का फास्ट अनटू द डेथ, ऐसा तो जो बार बार ये गांधी जी फास्टिंग का इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज़ करते थे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, पर जतींद्र नाथ ने उसका पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में जेल के अंदर ही उसका यूज़ किया। वो 1 दिन का फास्ट नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, ना 10 दिन का, 72 डेज फास्ट। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा लंबा फास्टिंग पॉलिटिकल कोई प्रिजनर ने रखा हो, ऐसा हिस्ट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे सिर्फ जतींद्र नाथ जी का हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। और उनको सराहना करते हुए उनके शहादत को, फिर तो वो फास्ट अनटू द डेथ हुआ, वो जिंदगी से हमसे विदा हो चुके, उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए बहुत अच्छा एक्सप्रेशन उन्होंने। ऐसे तो वो पोइट्री का टाइटल है वीर जतींद्र ना संभालना, मतलब आपकी मेमोरीज जो है वो हमें आँख में पानी नहीं लाती है, वो मेमोरीज़ को हम बार बार याद करना चाहते हैं कि आप कितने बहादुर थे। आपने कभी तलवार नहीं चलाई, आपने कभी कोई पिस्तौल नहीं उठाई, आपने कभी कोई ऐसा युद्ध का मैदान में कोई घोड़ा मतलब हॉर्स का दौड़ नहीं लगाया, पर आपने जो जेल में रह के जो युद्ध छेड़ा, जो आपने इसके लिए अपना हिम्मत दिखाई, इतना बहादुरी, इतना वेलोर, ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड है। तो वो बोलते हैं कि वो बताते हैं कि आप जो लोग हो, आम जनता जो है, आप गाओ, पूरे देश में, पूरी दुनिया में गाओ, उनकी जो कहानी है वीर जतींद्र नाथ की, वो पूरे देश में फैला दो। आप रो मत, रोने का ये टाइम नहीं है। ऐसा एक बहादुर नौजवान, एक पॉलिटिकल प्रिजनर यहाँ तक कर सकता है, संघर्ष कर सकता है। एक पीसफुल मूवमेंट की बात जो बार बार वो टाइम देश में चल रही थी, तो उसका उन्होंने जो आंसर दिया, जो रेवोल्यूशनरीज थे उसमें वीर जतींद्र नाथ जी भी थे, तो उनको ये आंसर देते हुए मेघाणी ने उनका भी बहुत ही एप्रिशिएशन करते हुए, बहुत अच्छी पोइट्री है, वो भी रिसाइटेशन होगा तो आपको एकदम आप हिल जाएंगे, इतना बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब मेघाणी सबको आंसर करते थे थ्रू हिज पोएट्रीज। जो पॉलिटिकल डिस्कशंस चलते थे, आर्ग्यूमेंट्स होती थी वो टाइम हमारे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसको वो पोएट्री से आंसर करते थे कि भाई आप लोग जो बता रहे हैं, पर ये वीर जतींद्र नाथ कैसे थे, कैसे उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर पाए और कितना कमिटमेंट था, वो जरा भी डटे हिले नहीं, वो फास्ट मतलब फास्ट करके दिखा दिया कि कैसे फास्ट भी होता है। तो बहुत ही उन्होंने बड़ा
ट्रिब्यूट जतिंद्र नाथ को भी दिया, तो वो पोइट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक पोइट्री है जो जिसका नाम है कोइनो लाडकवायो, वो इंग्लिश एक पोइट्री है, समबडीज डार्लिंग, मैरी लॉकस्टे का, वो फीमेल मतलब पोइटेस है मैरी लॉकस्टे। उन्होंने समबडीज डार्लिंग ऐसा एक इंग्लिश में पोइट्री लिखा था, उसके आधार पे मेघानी ने एक कोइनो लाडकवायो मतलब समबडीज डार्लिंग ये पोइट्री लिखा है। उसकी शुरुआत ही होती है, रक्त टपकती 100 जोड़ी समरांगण थी आवे, कोई नी माता कोई नी भगिनी कोई नी वनिता टोड़े वळती, केसर वर्णी समर सेविका कोमल सेज बिछावे, घायल मरता मरता मातनी आज़ादी गावे। ये भी बहुत आप सुनेंगे, पूरा पोइट्री बहुत लंबा भी है, पर जो समबडीज डार्लिंग ओरिजिनल जो इंग्लिश पोइट्री है उससे बहुत कुछ आगे बढ़ के बहुत एनरिच किया है। उन्होंने बताया ये पोइट्री में कि बहुत सारे लोग अभी मूवमेंट में है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में है, बहुत सेक्रीफाइस हो रहे हैं, बहुत लोग अपने जान का ये कर रहे हैं और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले आते हैं करते, पर एक जो है इसमें वो अननोन है, वो कौन है वो पता नहीं चल रहा है, पर वो सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सबको बताते हैं कि शो योर एथिकल मदरहुड, शो योर एथिकल सिस्टरहुड टू दिस अननोन समबडीज डार्लिंग, जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है। जो भी किसी का बहुत डार्लिंग था, जो भी किसी का बहुत प्यारा बेटा था, जो भी किसी का बहुत प्यारा भाई था, जो भी किसी का बहुत ही नियर एंड डियर वन था, उसके बारे में शो योर एथिकल मदरहुड टूवर्ड्स दिस अननोन समबडीज डार्लिंग। तो ये पोइट्री भी बहुत ही इमोशनल है और उसका वो बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है, काफ़ी टाइम पे इसकी बात भी होती है, काफ़ी लोग इसको अच्छी तरह से रिसाइट भी करते हैं गुजराती में। अभी एक लास्ट पोइट्री के बारे में मैं बताऊंगी, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, काफ़ी बोर भी किया होगा आप लोगों को, पर सॉरी विथ माय ऑल लिमिटेशन। पर बीच में जो मैं बताना चाहती हूँ वो कलकत्ता से सौराष्ट्र वापस आते हैं, सौराष्ट्र अखबार में जुड़ते हैं, फिर सौराष्ट्र अखबार बान हो जाता है। उसके बीच में 1930 का जो मूवमेंट आता है सॉल्ट सत्याग्रह, वो टाइम पे वो जो पोइट्री लिखी है फ्रीडम स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हुए और सब यूथ को सबको जुड़ने के लिए, तो वो उनका पोइट्री कलेक्शन सिंधुडो, वो सिंधुडो मतलब टू कॉल अपॉन, वो उनका जो पोइट्री कलेक्शन उसको इंग्लिश रूलर बान कर देते हैं। तो वो साइक्लोस्टाइल होके हर जगह पे सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा है, तो हर कैंप है वहाँ पे घूम रही है और ये सौराष्ट्र को भी इंग्लिश जो इम्पीरियलिस्ट पावर है वो बान कर देता है, तो उसका पब्लिकेशन रुक जाता है। और मेघानी को रॉन्ग एलिगेशन में किसी और का नाम के बदले मेघानी के नाम को कोर्ट में केस चलता है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री एक्सप्रेस करके जज को बोला कि यू डिसाइड कि हमने क्या गुनाह किया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पोइट्री है उनका, छेल्ली प्रार्थना, लास्ट प्रेयर। तो मेघानी को जेल में जाना होता है, वही टाइम, जेल के टाइम पे ही उन्होंने ये सब जो उनका है पीड़ित दर्शन जो बोल रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पोइट्री फॉर सफरर्स, लूजर्स एंड डिप्राइव्ड जो प्रोलेटरिएट क्लास के लिखा गया वो जेल के टाइम पे ही ज़्यादा लिखा गया है। फिर जेल से रिलीज होते, फिर मुंबई में वही सौराष्ट्र जो अखबार है वो फुलछाप के नाम से शुरू होता है, जन्मभूमि ग्रुप के रूप में आता है, वहाँ पे मेघानी मुंबई जाते, वहाँ लिखना करना करते हैं, फिर मुंबई से फिर वापस आते हैं वो सौराष्ट्र में, फिर यहाँ सौराष्ट्र का रीपब्लिकेशन शुरू होता है और 1945 में वो रेगुलर जर्नलिस्ट के रूप में रिटायर्ड होते हैं। उन्होंने लास्ट जो एडिट किया गुजरात में 1946 में बड़े कम्युनल राइट्स हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस और पूरे देश में उसका ये हुआ था, और अहमदाबाद में कम्युनल हार्मनी के लिए वसंतराव हेगिस्टे, वो जो एक हिंदू ये थे, वो पूरे ये थे एक्सरसाइज करने वाले अखाड़ियन,
एक और दूसरे उनके साथी थे रजब अली लाखानी, एक हिंदू और एक मुस्लिम, दोनों ऐसे कांग्रेस का जो सेवा दल था, मतलब यूथ विंग उनका था, उसमें जुड़े हुए थे। ये दोनों ने अहमदाबाद में कम्युनल राइट को रोकने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद जो कानपुर में जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया फॉर कम्युनल हार्मनी, बाद में सेकंड एग्जाम्पल अहमदाबाद में है वसंतराव हेगिस्टर और रजब अली लाखानी का सेक्रीफाइस। तो उनका जो मेमोरियल किताब निकला उसको मेघाणी ने लास्ट में एडिट किया। मेघाणी का डेथ होता है उसके अगले दिन ही वो प्राइमरी टीचर्स का कन्वेंशन होता है, उसमें उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो वो बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्रेस करते हैं कि आप लोग अपना सैलरी इंक्रीज मांग रहे तो रूलर्स जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर कैसे ऐसा होगा? अगर मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए मैं मानता हूँ, तो आप लोगों का सैलरी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? तो आप लोगों को सैलरी बढ़ने की जो मांग है आपकी वो ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि हमारा जो रूलिंग सिस्टम है उसमें जो शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सरकार बंद नहीं कर सकती है इसलिए चलाती है, जो आज भी शायद वो सही है आज के सिस्टम में भी, कि ये शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन वो बंद नहीं कर सकती है इसलिए चलाना पड़ता है, पर उसमें उसका दिल नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने बोला था। दूसरा उन्होंने बोला था वही दिन, अगले दिन उन्होंने लिखा था, वो उर्मी और नवरचना करके मैगजीन निकलता था, उनके पुराने जर्नलिस्टिक फ्रेंड उसको एडिट करते थे, जयमल भाई परमार। उसमें वो टाइम मुंबई जो राज्य प्रेसिडेंसी था, वो टाइम संयुक्त महाराष्ट्र था, अलग गुजरात स्टेट नहीं बना था, वो टाइम मोरारजी देसाई ने 2 ड्रामा पे बान रखा। तो मेघाणी ने लिखा कि वाह, मोरारजी देसाई को क्या पता चलेगा कि ड्रामा क्या है, और अगर ऐसा ही होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर ऐसा ही शासन आएगा तो मुझे लगता है कि प्रतिक्रांति ना वायरा मारी नजरे मने देखाई छे। मतलब एंटी रेवोल्यूशनरी जो ट्रेंड, रिएक्शनरी ट्रेंड क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस देश में शुरू हो गया होगा या हो रहा है, मुझे दिख रहा है उसकी वार्निंग साइन। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट, उनका एक राइटिंग और ये उनका लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। ऐसे 50 इयर्स ही जिंदा रहे, बहुत छोटी लाइफ, पर उन्होंने बहुत लिखा, बहुत लोगों के पास गए, बहुत सारे स्पीच भी दिए, वो कहीं रुके नहीं। इनजस्टिस से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना उन्होंने पावर के लिए किया, ना पोजीशन के लिए किया। बहुत अच्छे सैलरी वाली नौकरी छोड़ के वो आए और पूरे गुजरात को एक नया रास्ता दिखाया। गुजरात की पब्लिक लाइफ एंड लिटरेरी लाइफ में उन्होंने एक नया लाइफ, एक नया सपना हम सबको दिया, जो अभी भी हमें इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है और हमें रास्ता दिखा रहा है कि और नया सोसाइटी और एक नई वैल्यू सिस्टम की हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए ये जो अभी पोइट्री जो है कसुम्बिनो रंग, पूरे लाइफ के पूरे सब एस्पेक्ट में हमें चाहिए एक नया जीवन, एक नई समझ और एक नई आशा, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कसुम्बिनो रंग। मैं भाविक भाई को रिक्वेस्ट करूँगी वो गाने के साथ ये प्रोग्राम को हम पूरा करेंगे। मैं फिर से तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की हो सकती है और आप लोगों ने इतना लंबा मुझे सुना और मुझे बेयर किया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मीनाक्षी जोशी, आपने बहुत अच्छी तरह से झवेरचंद मेघाणी के बारे में, जो लोग गुजरात से ताल्लुक़ नहीं रखते ऐसे भी छात्रों नौजवानों के बीच में उनकी बात को पहुंचाया और काफ़ी अच्छी तरह से उनका एवेल्यूएशन उनके बीच में रखा। इसके बाद हमारा 20 सितंबर को वीरांगना शहीद कनकलता बरुआ, उनका शहीद दिन आ रहा है। उस मौके पर 19 सितंबर को श्री कांतिमय देव, जो डीएसओ के ऑल इंडिया लीडर रह चुके हैं और अभी भी अपने जीवन काल में लोगों के सवालों को लेकर एक्टिविज़म में अपना पूरा लाइफ को जिन्होंने डेडिकेट किया है, ऐसे कांतिमय देव
वो उनके बारे में 19 सितंबर को शाम को यही टाइम पे शाम को 7 बजे उसके बारे में बात करेंगे। और अब ये गाने के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। जननी नाहैया मा पोढंता पोढंता पीधो कसुंबीनो रंग एवा थोड़ा धावण केरी धाराए धाराए पाम्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग बहनी न कंठे नी तरका लड़ा मा घोड़ो कसुंबीनो रंग राज आज घोड़ो कसुंबीनो रंग ए विभीषण रात्रि केरा पाड़ो निखाड़ो ए छोड़ो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग दुनिया नवीरो ना लीला बलिदानो मा भक्तो कसुंबीनो रंग ओ राज आज भक्तो कसुंबीनो रंग ए वसागर नी पारे स्वाधीनता नी कब्रो मा महक्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग ओ राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग पीड़ित नी आसूड़ा धारे हाहाकार लो कसुंबीनो रंग राज आज रे लो कसुंबीनो रंग ए शहीदो ना दग दगता निश्वास निश्वास